दोस्तों व छात्रों, नमस्कार। आज भी हम वर्तनी के संबंध में जो जानकारी है या सावधानी बरतना चाहिए उसके विषय में पढ़ेंगे। वर्तनी मतलब होता है लेखनी, यानी लिखना। शब्द लिखते समय कुछ असावधानियाँ हो जाती है जिससे शब्द अशुद्ध हो जाता है या गलत हो जाता है। उनके शुद्ध लिखने के लिए कुछ सावधानियाँ बताई गई है जिसके संबंध में आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये परसर्ग और कारक चिन्हों का प्रयोग वर्तनी में भी वर्तनी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति। विभक्ति जैसे संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो ये मतलब विभक्ति हुई। अब इनके कारक चिन्ह यानी कारक क्या है, जैसे प्रथमा विभक्ति है, कारक है कर्ता, ने उसका मतलब चिन्ह है। तो प्रथमा कर्ता ने दूसरा कर्म को तीसरा करण से के द्वारा सप्रदान का के लिए अपदन से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है ओ अरे अरे रे। तो मतलब ये हुए कारक चिन्ह और विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो विभक्ति और कारक चिन्हों का प्रयोग लिखते समय इनकी सावधानी बरतना चाहिए, जो इस प्रकार है। जैसे मोहन को पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए। उदाहरण दिया है पहला, मोहन को पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा है मैंने गलती नहीं की थी। मैंने गलती नहीं की थी। तीसरा है उनमें से कोई नहीं था। उनमें से कोई नहीं था। अब यहाँ पर ये तीन उदाहरण दिए हुए हैं। ये तीनों उदाहरण जो है वो गलत है। कैसे गलत है? जैसे मोहन को पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए, तो विभक्ति कारक जो है मोहन को पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, तो इसमें ये विभक्ति कारक चिन्ह है। ये कर्ता है, ये कारक चिन्ह है, और पर्वत जो है वो सर्वनाम है। तो ये पर्वत पर, मोहन को पर्वत पर, ये पर्वत पर जो है वो ये पर शब्द जो है कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह को हमेशा अलग कुछ जगह पर अलग लिखा जाता है। जैसे मोहन को पर्वत पर, ये पर ये कारक चिन्ह है, तो हमेशा ये कारक चिन्ह अलग लिखा। जब दो कारक चिन्ह आते हैं, जैसे मोहन को ये कारक चिन्ह है और पर, तो पहला जो है कारक चिन्ह वो वैसा अलग लिखा रहता है, और ये पर्वत पर ये अलग होना चाहिए था।
तो इसमें क्या है कि ये इसके साथ में लिखा हुआ है, ये सर्वनाम के साथ में, जबकि ये अलग लिखा होना चाहिए था। जैसे ये है, मोहन को पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए। ये पहला वाक्य, ये इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हुआ। यानी लगातार दो परक्षय रहे तो पहला सर्वनाम से जुड़ा रहेगा और दूसरा उससे अलग रहेगा। जब मतलब लगातार दो हो तो पहला सर्वनाम से जुड़ा रहता है। तो ये जो है यहाँ पर ये परसर्ग जो है या विभक्ति से जो कारक चिन्ह है वो इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए पहला वाक्य जो है वो गलत है। उसको इस प्रकार से लिखोगे, मोहन को पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए, तब ये सही रहेगा। इसी प्रकार से ये मैंने गलती नहीं की, यानी मैंने, तो ये पहला शब्द जो दूसरा वाक्य है ये मैंने ऐसा लिखना चाहिए, मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती नहीं की थी। ये एक ही बार, ये ने शब्द क्या है, हमेशा कर्ता के साथ लगा रहता है। तो कर्ता क्या है, मैं है, सर्वनाम वो संज्ञा, मैं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैंने, ये ने जो है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है, और ये इसका प्रथमा क्या है, कर्ता, कारक जो है कर्ता, और कर्ता के साथ हमेशा ने कारक चिन्ह लगा रहता है। और पहले वाक्य दूसरे वाक्य में मैं और ने अलग अलग लिखा हुआ था, इसीलिए ये वाक्य गलत है और ये सही है। तो इसको हमेशा साथ में लिखना चाहिए। एक वचन जो है विभक्ति, कर्ता एक वचन की विभक्ति जो है ने शब्द, वो हमेशा कारक कर्ता के साथ में जुड़ी रहती है। तो ये शब्द, ये जो वाक्य है ये सही है। उसी प्रकार से उनमें से कोई नहीं था, तीसरा जो है उनमें से कोई नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, से और में, ये क्या है, ये कारक चिन्ह है। तो में कौन सा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा सप्रदान करके लिए अपादान से संबंध काके के और अधिकरण, ये अधिकरण विभक्ति सप्तमी विभक्ति है, और ये मतलब इसका कारक चिन्ह है में, अधिकरण में पर। तो ये क्या हुआ, ये कारक चिन्ह जो है उन मतलब सर्वनाम है, और ये मैं शब्द जो है कारक चिन्ह है। तो हमेशा ये अलग लिखाना चाहिए। अगर दो कारक चिन्ह आते हैं, यहाँ मैं और से लगातार एक साथ कारक चिन्ह आए हैं, इसीलिए एक कारक चिन्ह कर्ता के साथ जुड़ा रहता है और दूसरा अलग रहता है। तो यहाँ पर उनमें, ये मतलब यहाँ पर तीसरे उदाहरण में ये उनमें जो जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये गलत है और ये सही है। तीसरा ये यहाँ पर उनमें, यानी यहाँ पर में अलग लिखा हुआ है, और ये से उनमें से, ये उनमें तो जुड़ा हुआ है लेकिन से शब्द को अलग रखना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ दो परसर्ग या विभक्ति कारक आए हुए हैं, इसीलिए मैं पहले विभक्ति कारक इनके साथ जुड़ा रहता है और दूसरा अलग रहता है। वो उनमें से कोई नहीं था, तो ये वाक्य जो है सही है।
में जुड़ा और से अलग है। अब इसी प्रकार से हलंत का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए? नीचे। संस्कृत में अधिकतर हलंत का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पर इसका प्रयोग होता है। तो अपन को देखना है कि हलंत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जो प्रत्ययांत के यानी प्रत्यय के संबंध इसका प्रयोग होता है। प्रत्यय जो है, प्रत्ययों में प्रत्यय में इसका प्रयोग बताया गया है। हलंत का प्रयोग, हलंत का प्रयोग। अब यहाँ पर दिया गया है कि हलंत का प्रयोग जैसे मान, बान और हान प्रत्ययांत शब्दों में हलंत का प्रयोग होना चाहिए। मान और वान, मान, बान और हान, मान, बान और हान प्रत्ययांत शब्दों में, प्रत्ययांत यानी प्रत्यय वाले शब्दों में, प्रत्ययांत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। हलंत का प्रयोग होना चाहिए। तो अब ये यहाँ प्रत्यय में दिया गया है वती, मति प्रत्यय और वान, वती, मति, वान और मान। ये तो यहाँ पर दिया है आयुष्मान। जैसे ये मान का दिया ना, मान, बान और हान। तो मान क्या है? जैसे यहाँ पर दिया है आयुष्मान। ये मतलब संस्कृत का शब्द है। पहला जो है आयुष्मान, आयुष्मान। तो अब इसको कैसे देखोगे? आयुष्मान, इसमें मतलब ये हलंत लगा। हलंत अब हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, वो हलंत कहलाता है। तो ये मान जो है आयुष्मान, ये इस प्रकार से जो आधा सा रहता है, इसका भी नियम है कि आधा सा क्यों आया है, जो आगे बताया गया है, बता दिया है। तो ये आयुष्मान, इसमें ये नीचे लगा हुआ, यानी वर्ण के नीचे लगने वाला जो चिन्ह होता है वह मतलब हलंत बोला जाता है, उसको हलंत बोलते हैं। जैसे भगवान, तो ये भगवान और या भाग्यवान, ये भाग्यवान। तो ये इस प्रकार से ये हलंत लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से बलवान और ये श्रीमान, भाग्यवान, ये इस प्रकार से ये जो है, जो वर्ण के नीचे लगने वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? हलंत। तो जब ये वान, मान या हान, ये इस प्रकार से अंत में जो प्रत्यय आते हैं, उनके नीचे ये हलंत चिन्ह, जो चिन्ह है ये हलंत, ये लगाया जाता है।
इसके बाद है क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने करके आगे बाला जोड़कर, ये क्या है, कृतवाचक कृदंत के अंतर्गत आते हैं। कृदंत और ये बाद में पढ़ेंगे। कृदंत शब्द जो है प्रत्यय, कृतवाचक प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृतवाचक कृदंत क्रिया करने वाले का बोध कराते हैं, यानी ये कृदंत प्रायः कर्ता कारक का काम करते हैं। ये कृतवाचक कृदंत के कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये बाला, वाली और ये क्या नाम से बाला, वाली, बाले, कर आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है, जो विशेषण बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कृतवाचक कृदंत क्रिया करने वाले का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर कृत प्रत्यय है और इसके अंतर्गत पहला मतलब जो उसका प्रकार है वो है कृतवाचक कृदंत। कृतवाचक कृदंत, कृदंत, कृदंत। अब कृतवाचक कृदंत किसे कहते हैं? कृतवाचक कृदंत, ये कृदंत, ये कृदंत ये कृदंत क्रिया करने वाले का बोध कराते हैं। क्रिया करने वाले का बोध कराते हैं। ये कृतवाचक कृदंत है। अब कृदंत क्या है? कृदंत देखना पड़ेगा, नहीं तो कृतवाचक कृदंत क्या होता है यही समझ में नहीं आए तो फिर क्या है। यानी क्रिया या धातु, क्रिया के मूल रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते, कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय यानी क्रिया के मूल रूप, यानी जैसे चल है तो चल जो है एक क्रिया का मूल रूप है, जिसको धातु भी बोलते हैं। तो क्रिया का मूल रूप चल है। और उसके बाद में ये, यानी संस्कृत वाला मैं चल बोल रहा हूँ, इसमें ये चल धातु का मूल रूप है और इसमें ती शब्द जोड़ देते हैं, ये मतलब प्रत्यय है। और इसको यानी चल ये हो जाएगा चलती, ये संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ अपने को ये नहीं पढ़ना है और ना इसको अपने को समझना है, अभी ये संस्कृत में समझेंगे। तो ये मतलब जो है कृत प्रत्यय, जैसे पढ़ना है, ये क्या हो गया, पढ़ना, और इसमें ये वाला शब्द जोड़ दिया और इसके बाद में ये ना को बदल करके यहाँ पर इसमें ने जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ने वाला क्या हो जाएगा, ये पढ़ने वाला।
यानी पढ़ाई का काम करने वाला, यानी यहाँ पर कर्ता का बोध किया जा रहा है, कर्ता के विषय में बताया जा रहा है कि पढ़ने वाला यानी कोई पढ़ रहा है, इसके बारे में ये वाला शब्द सूचित करता है कि कोई पढ़ने वाला है। यानी यहाँ पर कर्ता का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ कर्ता यानी क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है। कर्ता शब्द जो है वो छिपा हुआ है, तो पढ़ना, और यहाँ ये वाला शब्द जोड़ दिया और ये ना को परिवर्तित करके ना की जगह पे ने रख दिया है। ये इस प्रकार से ये वाक्य शब्द बन गया, पढ़ने वाला। दो शब्द बन गए, पढ़ने और ये वाला प्रत्यय, ये पढ़ने वाला बन गया। तो इस प्रकार से ये क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्यय के योग से निम्न प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। यानी अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय है और उससे बने शब्द को, अब इससे बना जो शब्द है पढ़ने, ये कृदंत कहलाएगा। क्यों कि कृत प्रत्यय से बना वाला शब्द क्या हुआ है, ये पढ़ने, तो यहाँ पर ये पढ़ने जो शब्द बना वह कृदंत कहलाता है। तो इनके कुछ प्रकार है, जैसे कृतवाचक कृदंत, यानी कृतवाचक, ये पहला इसका भेद है या प्रकार है, वो है कृतवाचक कृदंत। कृतवाचक कृदंत क्रिया करने वाला बोध कराते हैं, यानी कृदंत प्राय कर्ता कारक का काम करता है। कृतवाचक जो प्रकार है वह हमेशा कर्ता कारक का, कृतवाचक कृदंत क्रिया करने वाले का बोध कराते हैं। दूध वाला यानी दूध बेचने वाला या दूध को रखने वाला। और क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने, यानी क्रिया का सामान्य रूप क्या है, पढ़ना। अब ये क्रिया के सामान्य रूप में जो पढ़ना शब्द लगा, वाक्य लगा, वो क्या नाम से ये वर्ण है जो पद है, उसको न को हटा करके ये ने वर्ण को यहाँ पर रख दिया है, इसीलिए ये पढ़ने वाला और यहाँ पर वाला ये प्रत्यय जोड़ दिया है, तो ये पढ़ने वाला हो गया। और ये पढ़ने जो है वो कृदंत है और ये सामान्य कृत प्रत्यय है। क्रिया के सामान्य रूप के ना को ने करके आगे वाला जोड़ दिया जाता है, जैसे पढ़ने वाला। अब ये यहाँ पर ये विशेषण वाला शब्द बना हुआ है, वाला जो है वो विशेषण शब्द का बना हुआ है। यहाँ पर बताया है वाला वाली और वाले प्रत्ययों का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए होता है। यहाँ पर नियम में दिया है कि वाला, वाला, वाले और वाली, ये जो प्रत्यय है ये विशेषण बनाने के लिए होता है। जैसे दूध वाला और फल वाले ने अजीब आवाज निकाली, श्यामू बैठकर खाता है, ये कर। तो इस प्रकार से ये वाला, वाली और वाले जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में, यानी क्रिया के अंत, क्रिया वाले शब्द जो है क्रिया के अंत में, क्रियांत यानी क्रिया के अंत में लगते हैं और ये विशेषण बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्यामू बैठकर खाता है, श्यामू बैठकर खाता है। तो यहाँ पर श्यामू कैसा खाता है, तो उत्तर अपने को मिलता है बैठकर। और ये कर जो है प्रत्यय है, ये बैठ जो है क्रिया का मूल रूप है। अब इसमें ये कर जोड़ दिया, ये कर जो है प्रत्यांत यानी प्रत्यय है, यानी क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय है वो उनको ये कर प्रत्यय है और ये क्रिया के मूल रूप में अंत में लगाकर ये बैठकर ये
क्रियांत शब्द बन गया। तो ये बैठकर, इस प्रकार श्यामू बैठकर खाता है, यानी ये खाता जो है ये क्रिया है और है जो है वो सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर ये श्यामू जो है करता है और बैठ जो है कर्म है, और कर प्रत्यय है और खाता क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। यानी ये क्रिया के बाद जो शब्द आता है या जो सर्वनाम आता है वह मतलब कर्म कहलाता है, वह कर्म होता है। जैसे बैठ, यहाँ पर क्रिया के बाद बैठकर ये उद्देश्य भी कहलाता है। ये उद्देश्य का विकास यानी विस्तार, उद्देश्य का विस्तार भी कहलाता है और ये उद्देश्य भी कहलाता है। ये बैठ जो है उद्देश्य भी है और ये यहाँ से खाता क्रिया के बाद जो है वह मतलब उद्देश्य है और उद्देश्य का विस्तार है। और ये खाता है यानी कर शब्द जो है वो, और ये है जो है विधेय है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो इस प्रकार से प्रत्यय जो बने कृदंत, उनका यहाँ विस्तार से अध्ययन किया गया है। अब उसके बाद में आया है की और की के प्रयोग के नियम। की और की, की और की का प्रयोग, ये छोटी की और ये बड़ी की का प्रयोग। अब ये की और की का प्रयोग कहाँ होता है? अब ये छोटी की जो है वह वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। जो वाक्य में की का प्रयोग वाक्य को जोड़ने का, की का प्रयोग योजक यानी जोड़ना, योजक का काम करती है। योजक का काम करती है। कि योजक जोड़ना अर्थात कि दो वाक्यों शब्दों को जोड़ता है। जैसे माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब यहाँ पर ये की जो है ये वाक्य को जोड़ने का या शब्द को जोड़ने का, ये माना और ये वस्तु, इनके बीच वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब यहाँ पर माना कि ये मतलब एक अनुमानित वाक्य है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। तो यहाँ पर ये माना को इसमें जोड़ने के लिए, इस वाक्य में जोड़ने के लिए यहाँ पर की योजक का काम कर रही है। ये माना
वाक्य शब्द को जोड़ने का काम यहाँ पर की कर रहा है, इसीलिए ये की जो है ये एक योजक का काम करती है। अब इसी प्रकार बड़ी की अब इसी प्रकार से यदि वाक्य में इसीलिए का प्रयोग हो तो क्योंकि का प्रयोग ना करके की का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि वाक्य में इसीलिए ये इसीलिए है, इसीलिए का प्रयोग हो तो, इसीलिए का प्रयोग हो तो क्योंकि का प्रयोग ना कर, क्योंकि का प्रयोग ना करके सिर्फ की का ही प्रयोग करना चाहिए। जब वाक्य में इसीलिए शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर दूसरे उपवाक्य में क्योंकि का प्रयोग ना करके उसको की का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे जल यौगिक इसलिए है, उदाहरण दिया है जल यौगिक इसलिए है, इसीलिए है कि इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वह अपना विश्वास खो चुका है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वह अपना विश्वास खो चुका है। ये दो वाक्य हैं। ये पहला वाक्य ये है और दूसरा ये है। तो अब इसमें पहले वाक्य में क्या कहा गया है कि जल यौगिक इसलिए है कि, यानी यहाँ क्योंकि शब्द ना लगा करके की शब्द लगाया गया है।
जल यौगिक इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ये पूर्ण वाक्य है और इसमें इसलिए है, ये वाक्य में इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है और इसीलिए के बाद ये क्योंकि वाक्य को जोड़ने के लिए क्योंकि का प्रयोग ना करके यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है। इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो वाक्य में जहाँ पर इसीलिए शब्द आता है वहाँ के दूसरे वाक्य में क्योंकि का प्रयोग ना कर करके की, सिर्फ की का प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पर भी ये बताया गया। पहले वाक्य में भी, प्रथम नियम में भी यही बताया है और दूसरे में भी, या द्वितीय में इसलिए जब वाक्य में इसलिए का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर क्योंकि का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ की का प्रयोग करना है। अब की का प्रयोग दो रूपों में होता है। अब ये की का प्रयोग बताया गया है। अब ये बड़ी की का प्रयोग है। की का प्रयोग, की का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, यानी की का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो इसके नियम हैं। अब की का प्रयोग दो रूपों में होता है। ये बड़ी की है तो इसका प्रयोग दो रूपों में होता है, दो रूपों में होता है। जैसे दो पदों के बीच संबंध दर्शाना है, यानी संबंध, ये जो की है वो संबंध दर्शाती है। तो दो पदों के बीच संबंध दर्शाने में ये की का प्रयोग होता है। दो पदों के बीच संबंध दर्शाने में की का प्रयोग होता है। जैसे सोनू की बहन पढ़ने में काफी तेज है। जैसे सोनू की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ पर सोनू की बहन, ये मतलब दो पदों को जोड़ने का काम की कर रही है। सोनू और बहन, इनको जोड़ने का काम कर रही है। तो सोनू की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। इसी प्रकार राजू की गाय बहुत दूध देती है। राजू की गाय बहुत दूध देती है। ये दो पद, राजू और गाय, तो ये दो पद है, इनको जोड़ने का काम ये की कर रही है। तो ये की और की, तो की का क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग होना चाहिए और बड़ी की का प्रयोग कैसे होता है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। की का प्रयोग संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे राजू की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, राजू की गाय बहुत दूध देती है।
अब दूसरा है करना क्रिया के भूतकालिक रूप में। दूसरा रूप, पहला रूप तो ये बताया कि मतलब संबंध जोड़ने में इसका प्रयोग, की का प्रयोग किया जाता है दो पदों के बीच में, कि संबंध जोड़ने का काम करती है। और दूसरा क्या है, करना क्रिया के भूतकालिक रूप में। करना क्रिया के भूतकालिक रूप में की का प्रयोग किया जाता है। की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लड़ाई नहीं की। जैसे मैंने लड़ाई नहीं की। ये भूतकाल का वाक्य है। तो यहाँ पर ये लास्ट में की का प्रयोग किया है, जो ये मतलब भूतकाल का समय बतला रहा है कि मैंने लड़ाई नहीं की, मैं नहीं लड़ा। तो ये क्रिया का काम पूरा होने का मतलब बोध करा रहा है। ये की जो है वो क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराती है। जैसे मैंने लड़ाई नहीं की। इसी प्रकार से उसने अच्छी पढ़ाई की थी। उसने अच्छी पढ़ाई की थी। यहाँ पर भी, इस वाक्य में भी क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो रहा है। क्रिया पूर्ण होना बताया गया है कि उसने अच्छी पढ़ाई की थी, यानी अच्छा पढ़ा था उसने। तो ये यहाँ पर की थी, यानी ये की जो है क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराती है। तो ये की जो है ये क्रिया के भूतकालिक वाक्य में प्रयोग में आती है। और यहाँ पर ये बर्तनी खत्म हुई। इसके लिए कुछ नियम और है जो कल बताएंगे।